बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हमने पिछली वीडियो में इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है और कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका प्रोसेस किस तरह से होता है, उसमें क्या बैरियर्स आते हैं और उन बैरियर्स को ओवरकम करने के मुमकिन तरीके क्या हो सकते हैं। तो उसके बाद आज हम अगली वीडियो में इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जब आप कोई बिजनेस मैसेजेस लिखने लगते हैं, अब हम बिजनेस मैसेजेस की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बेसिक चीज़ें समझने के बाद, तो उस वक्त आपको उसे प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, यानी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्लान करते हुए कि आप क्या लिखने लगे हैं और किन चीज़ों से आपको खबरदार रहना चाहिए इस मामले में। तो लेकिन इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें कि बिजनेस मैसेजेस को प्लान कैसे किया जाता है, उससे पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता किस तरह से है। तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसके ये 5 स्टेप होते हैं। जो सेंडर होता है उसके पास कोई आइडिया होता है, वो उस आइडिया को इनकोड करता है और फिर वो एक चैनल का इंतखाब करता है जिसके ज़रिए से उसने उस मैसेज को भेजना होता है और फिर जो रिसीवर होता है उस तक बात पहुंचती है और वो उसे डीकोड करता है। और 5वां फिर और आखिरी स्टेप ये होता है कि वो जो रिसीवर होता है वो सेंडर को कोई ना कोई फीडबैक देता है। मैं दोबारा से ये वही वाली एग्जांपल दे दूं जो हमने पिछली वीडियो में की थी कि मिसाल के तौर पर एक टीचर है, वो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को, उसके जहन में एक आइडिया आता है कि मैं कहूँ क्लास को कि वो ग्रुप्स बना लें फाइनल प्रोजेक्ट के लिए। ये उसका आइडिया है, यानी पहला स्टेप है। फिर वो उसको कोई अल्फाज की सूरत देता है, ये दूसरा स्टेप है। फिर वो मीडियम का इंतखाब करता है, चैनल का, कि उसने व्हाट्सएप करना है, फ़ोन करके कहना है, या लिख के भिजवाना है, या ईमेल करनी है, तो ये होता है। फिर वो रिसीवर तक पहुंचता है, यानी वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव तक वो मैसेज पहुंचता है, वो उसे पढ़ के उसे डीकोड करता है और डीकोड करने के बाद वो फीडबैक देता है। यानी हर 2 सूरत में आमतौर पर फीडबैक होता है, उसे मैसेज समझ आया है तो भी फीडबैक देगा, नहीं आया तो भी फीडबैक देगा। तो ये जो आज की हमारी वीडियो है वो कुछ इस लेवल पर है कि जब आपके पास आइडिया आ जाए और आप अपने बिजनेस की तरफ से कोई मैसेज भेजना चाहें, यानी आप उसे इनकोड करने लगे हैं, तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, यानी उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि हम प्लानिंग की तफसीलात में जाएं, हमें ये देख लेना चाहिए कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है उसके गोल्स क्या होते हैं या क्या होने चाहिए। तो आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन हो उसके ये 3 गोल्स होने चाहिए, या उसमें ये 3 खुसूसियात होनी चाहिए। एक तो ये कि वो पर्पसफुल हो, यानी ये कि वो बामकसद हो, बिला वजह फजूल की कम्युनिकेशन, बेमकसद कम्युनिकेशन नहीं की जानी चाहिए। दूसरी ये है कि वो इकोनॉमिकल हो, यानी वो उसमें ज़्यादा वक्त या पैसा खर्च ना हो। और तीसरी चीज़ ये है कि वो कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो ऑडियंस के लिए, यानी जिन लोगों को वो कम्युनिकेशन भेजी जा रही है, जिनके साथ की जा रही है, उनके ज़्यादा ख्याल रखा जाए उसमें, कि उनके लिए उसे समझने में आसानी होनी चाहिए, उनका ज़्यादा उस पर फोकस होना चाहिए, उन पर उस कम्युनिकेशन में फोकस होना चाहिए। ये थोड़ी सी देर में हम इसकी मज़ीद वजाहत भी आ जाएगी, जब आप बाकी चीज़ें देखेंगे तो ये खुद ब खुद चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो बिजनेस राइटिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम एक 3x3 राइटिंग प्रोसेस कह सकते हैं। 3x3 क्यों है कि इसके 3 बड़े फेजेस हैं और हर 3 के अंदर फर्दर 3 फेजेस हैं या 3 चीज़ें हैं।
पहला फेज प्री राइटिंग का होता है, यानी जब आपने अभी लिखा नहीं है, लिखने से पहले प्लानिंग कर रहे हैं, और यही वो फेज है जिस पर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अच्छा, जब आप सोच लेते हैं कि क्या लिखना है, फिर आप उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी उसे लिखते हैं। और अब ये देखें, इसके अंदर भी फिर 3 चीज़ें हैं। और जब उसे लिख लेते हैं तो फिर उसकी रिवीजन करते हैं, ये तीसरा फेज है, और उसके अंदर भी फर्दर 3 है। तो इस तरह से ये 3x3 हो गया कि ये देखें, ये प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग 3 स्टेजेस हैं, पहला 3, और इन तीनों के अंदर 3 चीज़ें हैं, इस वजह से ये 3x3 हो गया। अच्छा, हम जिसके साथ कंसर्न हैं वो ये प्री राइटिंग की स्टेज है। तो प्री राइटिंग में हमने क्या करना होता है, यानी ये वो मरहला है जब अभी हमने लिखा नहीं है, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या लिखें। तो इस स्टेज पर ये ज़रूरी होता है कि आप एनालाइज करें ऑडियंस और उसके पर्पस को, एंटिसिपेट ऑडियंस एंड इट्स रिएक्शन टू द मैसेज। ये एंटिसिपेट करने की कोशिश करें, ये सोचने की कोशिश करें कि जब ये मैसेज जाएगा तो ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा, और अडेप्ट द मैसेज टू द ऑडियंस, और अपनी ऑडियंस के लिहाज से अपने मैसेज में थोड़ा सा रद्दोबदल करें। ओके, ड्राफ्टिंग जो है और रिवाइजिंग, उसको हम अगली वीडियोस में देखेंगे। फिल वक्त हम प्री राइटिंग की स्टेज पर हैं। हम यहाँ पर कंसर्न हैं कि लिखने से पहले आपको क्या क्या सोचना चाहिए। तो जो राइटिंग प्रोसेस है उसमें होना ही चाहिए कि आप प्री राइटिंग पर 25% लगाएं, ड्राफ्टिंग पर 25% लगाएं टाइम, और रिवीजन पर आप 50% लगाएं। ये रिवीजन इतनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी तफसील अपनी मुतल्लिका वीडियो में आ जाएगी। तो अगर हम पीछे मूव करें तो आप दोबारा से देखें कि प्री राइटिंग के अंदर 3 क्या चीज़ें थी, एनालाइज द ऑडियंस एंड पर्पस, anticipate audience and its reaction to the message, and adapt the message to the audience। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि ऑडियंस के पर्पस को एनालाइज करें, ऑडियंस और पर्पस को एनालाइज करें, एंटिसिपेट करें कि वो क्या रिएक्शन देंगे, और मैसेज को उनके मुताबिक बनाएं। ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जो एंटिसिपेशन का मामला है कि आप ये एंटिसिपेट करें कि आपकी ऑडियंस क्या है। तो जो प्राइमरी ऑडियंस हो सकती है किसी मैसेज की, और एक सेकेंडरी ऑडियंस हो सकती है। प्राइमरी ऑडियंस कौन हो सकती है, इसमें आपको क्या सवाल पूछने चाहिए उसे पहचानने के लिए। हु इज़ माई प्राइमरी रीडर और लिसनर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, what position is held in the organization, how much is known about the topic, person's education, belief, culture, attitude, will reaction be neutral, positive or negative। ये आपको अपनी प्राइमरी ऑडियंस के बारे में सोचना चाहिए, यानी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। फर्ज कर लें आप किसी कंपनी के CEO को लिख रहे हैं, तो फिर आप किसी और तरीके से लिखेंगे। अगर उसमें किसी आप लिख रहे हैं मैनेजर को, तो फिर शायद आप और तरीके से लिखें। और अगर वहाँ पे बिल्कुल किसी वर्कर्स के साथ कोई कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ज़ाहिर है किसी और तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, इसी तरह से जिस तरह ये प्राइमरी ऑडियंस यानी जिनको आप मैसेज भेज रहे हैं, उसके अलावा आपको सेकेंडरी ऑडियंस के बारे में भी सोचना चाहिए। तो सेकेंडरी ऑडियंस कौन होती है, हाउ इज़ द सेकेंडरी ऑडियंस डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी, सप्लाई मोर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, रीशेप मैसेज फॉर सेकेंडरी ऑडियंस। सेकेंडरी ऑडियंस बेसिकली वो होती है कि जिसके लिए वो असलन मैसेज नहीं होता, लेकिन वो भी उसे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी जगह कोई ख़त लिखा है किसी कंपनी को, तो बाद में जब ऑडिटर्स आएंगे तो वो भी उसको देखेंगे, तो वो उसकी क्या होगी, सेकेंडरी ऑडियंस। तो जो जिस तरह से आप ये मालूम करने की और असर्टेन करने की कोशिश करते हैं कि आपकी प्राइमरी ऑडियंस किस तरह की है, इसी तरह आपको सेकेंडरी ऑडियंस के बारे में भी सोचना चाहिए। याद रखें कि जो भी कम्युनिकेशन या आपके मैसेज का रिसीवर है, यानी जिस तक ये पहुंचेगी,
वो ये सोच रहा होगा WIIFM, जो कि एक्रोनिम है किस चीज़ का, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। ठीक है, यानी आपको भी अगर कोई मैसेज आता है मिसाल के तौर पर कहीं से आपको कोई जैसे ये प्रमोशनल मैसेजेस आ रहे होते हैं आपके फ़ोन पर, तो आप उसे पढ़ते हैं और सोचते हैं अच्छा इसमें मेरे लिए क्या है। अगर आपको नहीं लगता कि इसमें आपके लिए कुछ है तो आप उसको उस पर गौर नहीं करते या उसको आप इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसे कोई मैसेज आ जाए जिसमें आपके लिए कोई चीज़ हो तो फिर आप उसको पर गौर भी करते हैं। ओके, लिहाजा जब आप ऑडियंस को एनालाइज कर चुके हैं तो फिर ये सोचें कि इस ऑडियंस के लिहाज से और बाकी फैक्टर्स के लिहाज से हमें किस चैनल के ज़रिए ये मैसेज डिलीवर करना चाहिए। हमें ये ईमेल के ज़रिए करना चाहिए, व्हाट्सएप के ज़रिए करना चाहिए, ख़त लिख कर करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जिन फैक्टर्स पर इन्हिसार होता है चैनल की चॉइस का, यानी कि आप कौन सा चैनल इख्तियार करेंगे अपना मैसेज भेजने के लिए, इसका इन्हिसार इन चीज़ों पर है। किन किन चीज़ों पर? मैसेज इंपॉर्टेंस, कि वो मैसेज कितना इंपॉर्टेंट है, अमाउंट एंड स्पीड ऑफ फीडबैक, आपको किस तरह का फीडबैक आएगा और कितना आएगा, नीड फॉर परमानेंट रिकॉर्ड, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्या उसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है, और आखिरी चीज़ कॉस्ट, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप व्हाट्सएप पे कोई चीज़ें भेज रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना शायद इतना आसान नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसी कम्युनिकेशन है जिसका रिकॉर्ड रखा जाना ज़रूरी है तो आप शायद ईमेल को प्रेफर करेंगे। इसी तरह कास्ट को भी आप देखते हैं, डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, आप ये भी देखते हैं कि जिस आदमी को ये मैसेज भेजा जा रहा है उसके साथ आपका कितना फॉर्मल रिलेशनशिप है। कॉन्फिडेंशियलिटी और सेंसिटिविटी का आपको ख्याल रखना पड़ता है। रिसीवर की प्रेफरेंसेस का भी चैनल की चॉइस पर असरअंदाज होती है। यानी बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक कागज़ पर कोई चीज़ ना पढ़ें उन्हें मज़ा ही नहीं आता और उन्हें यूँ नहीं लगता कि उन्होंने कुछ पढ़ा है या कम्युनिकेशन रिसीव की है। तो ऐसे लोगों को अगर आप फ़र्ज़ कर लें ईमेल भेजते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो शायद ये कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं होगी। आपको क्या चैनल इख्तियार करना चाहिए इसका इन्हिसार इस पर भी होता है कि जो रिसीवर है वो किस मीडियम को, किस चैनल को ज़्यादा पसंद करता है। और फिर रिसीवर की टेक्निकल एक्सपर्टीज एक चीज़ होती है कि जिस पर इन्हिसार होगा कि उसको किस तरीके से भेजा जाए। यानी एक शख्स को कंप्यूटर ही नहीं चलाना आता ठीक से तो उसे ईमेल भेजने के बजाय शायद लेटर भेजना ज़्यादा मुफीद हो। ओके, अब राइटिंग के लिए कुछ एक्सपर्ट टेक्निक्स हैं जिनको आपको मैसेज को लिखते हुए, ये प्लान करते हुए कि किस तरह से मैसेज करेंगे, आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। उसमें पहली टिप ये है, पहली टेक्निक ये है कि हमेशा ऑडियंस का जो बेनिफिट है उसको हाईलाइट करें। ठीक है, मसलन द वारंटी बिगिंस राइट अवे, ये बात कहनी, ये यूं लग रहा है जैसे आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट पर ये लिखते हैं द वारंटी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू इमीडिएटली, यानी इसमें जो पढ़ने वाला होगा उसे एहसास होगा कि मुझे कहा जा रहा है, ये मेरी बात है, ये मेरा भला हो रहा है इसमें। तो आप जब भी बिजनेस मैसेज कन्वे करते हैं तो आप उसको इस तरह से बनाना चाहिए कि जो सुनने वाला है उसे अपना उसमें फ़ायदा महसूस हो। डेवलप द यू व्यू, आप एक यू व्यू डेवलप करें, यानी बजाय अपने ऊपर फोकस करने के सामने वाले जो रिसीवर है उस पर फोकस करना शुरू करें। मिसाल के तौर पर वी हैव क्रिएटेड एन अकाउंट डैशबोर्ड दैट वी लव, ये कहने की निस्बत ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि योर अकाउंट डैशबोर्ड गिव्स यू कंप्लीट कंट्रोल। अब ये नोट करें, एक ही बात है कि डैशबोर्ड के बारे में बात हो रही है, लेकिन पहले को पढ़कर ये लगता है कि ये हमने डैशबोर्ड इसलिए बनाया है
कि हम इसे पसंद करते थे, और दूसरे में यूँ लगता है कि नहीं भाई ये जो आप कस्टमर हैं उनके लिए बनाया गया है ये। तीसरा, बी कन्वर्सेशनल बट प्रोफेशनल। आप एक कन्वर्सेशनल मोड में लिखें, यानी जैसे आप किसी से बात कर रहे हों, लेकिन प्रोफेशनल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको ये नहीं लिखना चाहिए कि योर रिपोर्ट वाज टोटली ऑसम और उसके आगे एक्सक्लेमेशन। अब ये बड़ी इनफॉर्मल सा तरीक़ेकार है। इसके बजाय फॉर्मली आपको लिखना चाहिए कि योर रिपोर्ट वाज वेल रिटन। ओके, चौथी टिप या टेक्निक ये है कि आइडियाज को पॉजिटिवली बयान करें, यानी यूं ना कहें कि वी कांट शिप अंटिल May 11। हम 31 मई से पहले आपको भाई शिपमेंट नहीं भिजवा सकते, ये ना लिखें। इसके बजाय ये लिखें वी कांट शिप ऑन May 11, सॉरी वी कैन शिप ऑन May 11। यानी हो सकता है अभी आप अप्रैल में हैं, तो बात वही है, यानी दूसरे में भी आप यही कह रहे हैं कि आपको मई जो है 1 से आप उसको शिप करेंगे। पहले में भी वही कह रहे हैं, लेकिन पहले में लग रहा है जैसे आप इनकार कर रहे हैं किसी चीज़ का, जबकि दूसरे में एक पॉजिटिविटी नज़र आती है कि आप ये कह रहे हैं, यानी बात वो भी वही है लेकिन उसको बयान करने का तरीका ज़्यादा पॉजिटिव है। पांचवी टेक्निक ये है कि बी कर्टियस रहें, यानी उसके साथ खुश अखलाकी का मुजाहरा करें। यू मस्ट कंप्लीट द रिपोर्ट, ये कहने के बजाय कि ये रिपोर्ट जो है वो लाजमी कंप्लीट करो, इसके बजाय आप ज़्यादा पोलाइट तरीके से कहें कि प्लीज़ कंप्लीट द रिपोर्ट, कि आपकी जो रिपोर्ट है उसे बराए मेहरबानी जल्दी कर दें। ठीक है। उसके बाद इम्प्लाई बायस फ्री लैंग्वेज, आपको बायस फ्री लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। आवर ऑफिस गर्ल्स कैन डू दिस, हमारे ऑफिस की लड़कियां ये काम कर सकती हैं, ये ना कहें। आप लड़कियों में डिस्टिंक्शन कायम करने की कोशिश ना करें। और ऑफिस वर्कर्स कैन डू दिस, लड़कियां जो हैं वो भी वर्कर्स ही हैं, वो बराबर के हैं। जब आप लड़कियों की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यूँ लगता है कि आप बायस्ड हैं मर्दों के हक में, लेकिन जब आप कहते हैं वर्कर्स तो उसमें लड़कियां और मर्द हजरात दोनों आ जाते हैं। उसके बाद ये एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि प्रिफर प्लेन लैंग्वेज एंड फेमिलियर वर्ड्स। आप जो है सादा लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मोटे मोटे हैवी लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर द रिम्यूनरेशन इज़, अब ये रिम्यूनरेशन क्या होती है पढ़ने वाला देख के शायद डर जाए, लेकिन बेसिकली कहा सिर्फ ये जा रहा है कि सैलरी इतनी होगी, तो इसके बजाय प्लेन सादा लफ्ज़ों में लिखें कि द सैलरी इज़ जो भी है। और 8वीं टिप ये है कि यूज़ प्रिसाइज विगरस वर्ड्स। अच्छा, अब ये देखें प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, अगर आप किसी को लिखते हैं तो अब ये थोड़ा सा ना एम्बिगुअस है कि कॉन्टैक्ट से क्या मुराद है, कि आप किस चीज़ को कहाँ कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या कह रहे हैं। तो आप जब ये लिखते हैं कि प्लीज़ ईमेल मी, तो इसका मतलब होता है कि आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई मुझे ईमेल के ज़रिए से कांटेक्ट करो। खाली कांटेक्ट फ़ोन के ज़रिए से भी हो सकता है, ईमेल के ज़रिए से भी हो सकता है, बाकी चीज़ों के ज़रिए से भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके बाद एक जो चीज़ है वो ये है कि आपको जो यू व्यू है ना, यू व्यू, दूसरे पर फोकस करने वाला व्यू, उस पर वो डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ मिसालें देखें। जब आप ऐसा मैसेज कर रहे हो जिसका फोकस भेजने वाले पर हो, तो वो सुनने वाले पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि वी आर रिक्वायरिंग ऑल स्टाफर्स टू कंप्लीट दोज फॉर्म्स इन कंप्लायंस विद कंपनी, ठीक है, तो आप यानी अपनी बात करें कि हमें चाहिए, हमारे लिए फॉर्म फिल करें। जबकि दूसरे में क्या है आप देखें, रिसीवर फोकस, प्लीज कंप्लीट दिस फॉर्म सो दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर हेल्थ एंड डेंटल बेनिफिट्स।
यानी इसमें उसकी बात की जा रही है कि आप फॉर्म फिल कर दें, उसके नतीजे में आपको ये फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आई एंड वी व्यू के बजाय यू व्यू लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर वी टेक प्लेयर इन अनाउंसिंग एन एग्रीमेंट वी मेड विद HP टू अलाउ अस टू ऑफर डिस्काउंटेड प्रिंटर्स इन द स्टूडेंट स्टोर। एक ये तरीका है जिसमें आई और वी है। दूसरे तौर पर यू व्यू है, an agreement with HP allows you and other students to buy discounted printers at your student store। अभी देखें, दोनों में एक ही बात है कि स्टूडेंट स्टोर पर मिलेंगे HP के जरिए से लैपटॉप, लेकिन पहले में यूं लग रहा है कि आप अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं, हमने ये कर दिया है, हमने वे कर दिया है। दूसरे का फोकस ऑडियंस पे है, बिल्कुल जिन्होंने खरीदना है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो नेगेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनका एक हिडन मीनिंग होता है। मिसाल के तौर पर जब आप ये कहते हैं यू ओवरलुक्ड समथिंग, तो इसका मतलब ये होता है हिडनली आप ये कह रहे हैं कि तुम एक केयरलेस आदमी हो, तुम एक ठीक आदमी नहीं हो, बल्कि लापरवाह आदमी हो। यू स्टेट दैट, जब आप ये लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये कह रहे हैं कि आई डोंट बिलीव यू, कि तो तुम जो कुछ कह तो रहे हो लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं है। इसी तरह से जब आप कहते हैं यू फेल टू, तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छा तुम फेल क्यों हुए, क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। ठीक है। तो इसी तरह से आप देखें यू फॉरगॉट टू के बजाय बिसाइड बीइंग इनएफिशिएंट यू आर स्टूपिड एंड केयरलेस। यानी जब आप ये लिखते हैं यू फॉरगॉट टू, तो इसका मतलब ये होता है कि आप असल में ये कह रहे हैं कि आप एक फजूल और बुलक्कड़ किस्म के और स्टूपिड किस्म के आदमी हैं। ठीक है। तो ये है जी, इस तरह से हम प्लान करते हैं। प्लान करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑडियंस को समझना है, और ऑडियंस को समझने के बाद फिर हमने ये देखा कि जो एक्सपर्ट एडवाइस है, एक्सपर्ट टेक्निक्स हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वो कौन कौन सी हैं, हमने कुछ तफसील उनकी देखी है। थैंक यू जी। अब हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।